नमस्ते बेटा, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपका टॉपिक चल रहा है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट नंबर 7वां। और मैंने आपको पिछला वाला जो वीडियो था उसमें कुछ सवाल कराए थे किसके पार्ट नंबर 3 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले। अब आपको मैंने यहाँ पर छोड़ा था कि मैंने आपको ये बताया था क्या कि यहाँ पर आपका कौन सा वर्ग चल रहा है, आपका 15वां वर्ग चल रहा है। और 15 वर्ग के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है और ये बिस्मिथ है। ठीक, तो ये वाला 15 वर्ग है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट इसमें क्या लिखाया था बेटा, परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या। क्या लिखाया था, परमाणुवीय आकार या फिर उसको बोलोगे आप लोग त्रिज्या। ठीक, तो मैंने एक बात बताई थी बेटा कि जब आप लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्या होगा बेटा, नाभिकीय आवेश में कमी होती है। किसमें होती है बेटा, नाभिकीय आवेश में कमी होती है। नाभिकीय आवेश में क्या होती है बेटा, कमी होती है, जिसके कारण परमाणुवीय आकार बढ़ता है बेटा। क्या होगा, बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो नाभिक है, तो आप परमाणुवीय आकार का क्रम की बात करें तो व्यवस्था करेंगे भाई, से अधिक फास्फोरस का, से अधिक आर्सेनिक का, से अधिक एंटीमनी का, से अधिक किसका होगा बेटा, बिस्मिथ का। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो ये परमाणुवीय आकार का कौन सा क्रम हुआ, बढ़ता क्रम हुआ। तो ये है बेटा आप लोगों का पहली बात। दूसरी बात आपको बताता हूं कि यहां पर आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। ये होगा आप लोगों का बेटा सेकंड पॉइंट, इनके भौतिक गुण धर्मों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वर्ग संख्या 15। तो वर्ग संख्या 15 नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, क्या डालेंगे अपन, आयनन एंथैल्पी, जिसको आप लोग बोलोगे डेल्टा HI। इसको आयनन विभव भी बोला जाता है, आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, परिभाषा के रूप में अपन अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलोगे आप लोग, आयनन एंथैल्पी। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं बेटा, जब किसी विलगित मतलब अलग किया हुआ, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहली बात है कि भाई आयनन एंथैल्पी की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अपन एक तो वर्ग संख्या 14 की बात करें, वर्ग संख्या 15 की बात करें, वर्ग संख्या 15-16 की बात करें। जब अपन जानते हैं कि बेटा आवर्त में अपन जब बाएं से दाएं चलते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणुवीय आकार घटेगा, और जब परमाणुवीय आकार घटता है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। पहली बात। अब अपन जानते हैं कि वर्ग संख्या 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है, और NH2Np3 का मतलब अर्धपूरित विन्यास है। अब सबसे अधिक जो आयनन एंथैल्पी वो वर्ग संख्या 16 की होनी चाहिए इनकी तुलना में, लेकिन मेन बात है यहाँ पर वर्ग संख्या 16 की तुलना में वर्ग संख्या 15 की आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्योंकि इन वर्ग संख्या 15 के जो तत्व है उनका
जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्थात हम कह सकते हैं पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन आधे हुए 3, तो ये कौन सा हुआ, एक तरह से एक अर्धपूरित विन्यास है। कौन सा है, अर्धपूरित। और अर्धपूरित विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 16 की तुलना में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी वो क्या होती है बेटा, अधिक होती है। इस चीज को ध्यान रखना। कारण आपसे पूछे तो हम कहेंगे कि वर्ग संख्या 15 के जो तत्व है उनका पी कक्षक क्या होता है बेटा, अर्धपूरित होगा। और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कंडीशन यदि आती है किसी भी तत्व की, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं है, अर्थात आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बेटा परिभाषा हो गई। फिर इसमें आप लोग ये लिखोगे कि वर्ग संख्या 16 की तुलना में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या होती है बेटा, अधिक। इसका कारण है क्या, इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण हुआ अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ता है। तो अब वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी अर्थात डेल्टा HI का मान क्या हो गया बेटा, घटता है। मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे। तो अपना क्रम क्या हो गया, नाइट्रोजन का सबसे अधिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में क्या जाएगा, बिस्मिथ। तो यहाँ पर सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट डालेंगे इसके अंदर। कौन सी, अगला पॉइंट होगा बेटा आप लोगों का ऑक्सीकरण अंक। कौन सा होगा, ऑक्सीकरण अंक, या हम कह सकते हैं संयोजकता। अगला पॉइंट क्या डालोगे, नंबर 3 है संयोजकता अर्थात बैलेंसिंग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भाई वर्ग 15 के तत्व 3 तथा 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं बेटा। कितना, वर्ग 15 के तत्व 3 तथा 5 संयोजकता। और ऑक्सीकरण अंक की बात करें, वह ऑक्सीकरण अंक मैं इसी में लिख देता हूँ उस पॉइंट को। ऑक्सीकरण अंक +-3 से +-5 प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपन क्या बात करें कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, यदि अपन बात करें बिस्मिथ और एंटीमनी की, तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वो केवल और केवल 3 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करेंगे, प्लस-माइनस वो तो कंडीशन डिपेंड करती करेगी। फिर उसके बाद फास्फोरस। अब आपको सवाल, इसमें एक सवाल बनता है कि NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है, क्यों, एक सवाल है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कैसे लिखोगे भाई, NCl5 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। NCl5 में क्या है, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है जिसमें D कक्षक उपलब्ध नहीं होता और ये अपनी संयोजकता 5 नहीं कर सकता है। समझ में आ गई। दूसरी बात, PCl5 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है। PCl5 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है जिसमें परमाणु क्रमांक कितना है उसका, 15, जिसमें D कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये अपनी संयोजकता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जब बढ़ा सकता है तो फास्फोरस PCl5 बना लेगा और नाइट्रोजन छोटा आकार और D कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण NCl5 नहीं बना पाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये था बेटा इस सवाल, और सवाल आपको समझ में आ गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, NCl5 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें D कक्षक उपलब्ध नहीं होता जिसके कारण ये अपनी संयोजकता को नहीं बढ़ा सकता है, अर्थात 5 नहीं कर सकता। जबकि PCl5 में केंद्रीय परमाणु क्या है, फास्फोरस, और इसमें D कक्षक उपलब्ध होता है, इसलिए ये अपनी संयोजकता को क्या कर सकता है बेटा, बढ़ा सकता है। इसीलिए NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का ऑक्सीकरण अंक की बात। तो ऑक्सीकरण अंक या फिर संयोजकता, तो नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ।
तो ये चिन्ह लगा रहा हूं मैं और ये वाला, यहां पर 3 संयोजकता में वृद्धि और 5 संयोजकता में यहां वृद्धि। लेकिन यदि अपन एंटीमनी और विस्मित की बात करें तो अक्रिय युग्म मतलब NS2 के कारण अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण SB व BI केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को ध्यान रख लेना। तो ये था बेटा संयोजकता से संबंधित टॉपिक। अगला है इसके गुणों में ही, और गुणों की बात करेंगे तो अगला पॉइंट डालेंगे बेटा क्वथनांक। किसका डालेंगे? क्वथनांक का। अगला पॉइंट है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने के कारण इनके क्वथनांक के मान में भी क्या होती है मेरा? वृद्धि। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, जिसके कारण क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है। अब क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन से अधिक क्वथनांक, फास्फोरस का से अधिक आर्सेनिक का, से अधिक एंटीमनी का, से अधिक बेटा विस्मित का। तो ये है बेटा क्वथनांक का क्रम। ठीक है, तो ये क्वथनांक था। अगला जो टॉपिक है बेटा आप लोगों का, अगली जो हेडिंग डालेंगे वो वर्ग 15 के रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे। वर्ग 15 के रासायनिक गुण। तो अगली हेडिंग होगी वर्ग 15 के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 है वर्ग 15 के तत्वों के, या बोले हाइड्राइड। हाइड्राइड की बात करें तो अपन देंगे बेटा इसका हाइड्राइड अमोनिया का ये तो अमोनिया है NH3, फिर फास्फीन PH3, ASH3 आर्सेनिक, SbH3 और BiH3। ये वर्ग 15 के बेटा हाइड्राइड है। और इन हाइड्राइडों के बारे में जो पूछा जाता है, नंबर वन बोल रहा हूं मैं, अपचायक प्रकृति, या इसको बोलोगे आप लोग अम्लीय प्रकृति। अपचायक प्रकृति ये बोलोगे क्या? अम्लीय। तो देखो बेटा, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो बंध है उसमें क्या हो जाएगा? लंबे होंगे। इसका बॉन्ड लेंथ जो होगी वो लंबी होगी, जिसके कारण H आसानी से क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा। निष्कासित हो जाने का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो वर्ग 15 के हाइड्राइडों की अपचायक प्रकृति, या हम कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति के मान में क्या होते हैं? वृद्धि होगी। तो ये आप लोग क्रम जो लिखोगे ये अपचायक प्रकृति या फिर अम्लीय प्रकृति का क्रम लिखोगे। समझ में आ गई बात है? दूसरी बात, आप लोग, ये तो अपचायक प्रकृति की बात हुई। अगली बात होगी बेटा, जैसे आप लोगों से इसमें है बंध कोण या बॉन्ड एंगल। और बंध कोण हमेशा जो होता है बेटा विद्युत ऋणता के बेटा समानुपाती होता है। ध्यान रखना, विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है क्या? बंध कोण। कहने का मतलब जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? घटेगा। तो बंध कोण का मान भी क्या होगा? घटने वाला है। तो अपन कह सकते हैं बंध कोण बराबर, इसके अमोनिया का होता है बेटा 107 डिग्री 5 मिनट। इसका होता है बेटा 94 डिग्री। ठीक है, क्या होगा इसका? 94 डिग्री। इसका जो होगा 92 डिग्री, इसका होगा 91 डिग्री, और इसका होगा बेटा आप लोगों का 90 डिग्री। कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो,
ज्यामिति अपन जानते हैं कि बेटा लोन पेयर सबके ऊपर एक एक लोन पेयर है कि नहीं लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण इनकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय ना होकर कैसी होती है बेटा, त्रिभुजीय पिरामिडी होगी। तो बड़ा अपचायक प्रकृति के क्रम, मतलब वर्ग 15 के हाइड्रोइड की औपचारिक प्रकृति में आप लोग आसानी से बता सकते हो औपचारिक प्रकृति कैसी होगी, ये क्रम मैंने बोला। फिर बंद कोण मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अगला पॉइंट डाल के लिखना आप लोग बंद कोण के बारे में, ठीक है। अब अगली बात इसके अंदर इसके क्षारीय गुणों के बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहले आपका अपना अगला पॉइंट क्या था, बंद कोण था। बंद कोण, बंद कोण जब है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, संरचना बना देना इस प्रकार से, अपन जानते हैं ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, ठीक। ये किसकी हो जाएगी, फास्फीन की। लोन पेयर तो लगाना H H और ये H, ये आर्सिनिन की लोन पेयर, एक दो इलेक्ट्रॉन लगा देना। ये Sb की और ये बिस्मिथीन की। अब बंद कोण की बात, 107 डिग्री 5 मिनट, 94 डिग्री, 92 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री कि जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा इनके बंद कोण का मान भी क्या बढ़ेगा। दूसरी बात, ये तो बंद कोण हो गया। फिर क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे भाई। तो क्षारीय प्रकृति पर जानते बेटा, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति सबसे अधिक, उससे कम किसकी होगी बेटा, PH3 की, उससे कम किसकी होगी, ASH3 की, उससे कम किसकी होगी, SbH3 की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा, BiH3 की, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति का क्या होगा बेटा, क्रम रहने वाला है, और अम्लीय प्रकृति का इसका क्या होगा बेटा, उल्टा होगा। तो बेटा ये था आप लोगों का वर्ग 15 के क्या है बेटा, ये सब वर्ग 15 के क्या कहलाएंगे, ये वर्ग 15 के हाइड्राइड है। फिर आप लोग जो अगला पॉइंट डालोगे वर्ग 15 के ऑक्साइड, अगला क्या डालोगे, वर्ग 15 के ऑक्साइडों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो वर्ग 15 के ऑक्साइड, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे वर्ग 15, वर्ग 15 के ऑक्साइड। यहां लिखेंगे भाई वर्ग 15 के तत्व E2O3 व E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, कॉमा उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब अपन वही वर्ग 15 के ऑक्साइड बनाए, जैसे आपने बताया N2O3 पहले, फिर आपने बोला P2O3, फिर आपने बोला AS2O3, फिर आपने बोला Sb2O3, फिर आपने बोला Bi2O3, ठीक। अब यहाँ पर अपन जानते ये वाले जो ऑक्साइड है वो कैसे होंगे, अम्लीय। दोनों के दोनों क्या चीज़ है, अधातु है। ये दोनों के दोनों ऑक्साइड कैसे होंगे, उभय धर्मी। ये वाले ऑक्साइड, ये वाला ऑक्साइड क्या होगा बेटा, क्षारीय, ठीक।
फिर उसके बाद अगला जो ऑक्साइड आप बना सकते हो किसके हिसाब से बनाया, ये है आप लोगों का बेटा E2O3 प्रकार का। फिर आप लोगों को क्या बनेगा, E2O5 प्रकार का बनाओगे तो N2O5 E2O5, इसी प्रकार AS2O5, यहाँ पर ये SB2O5 और यहाँ पर ये Bi2O5। तो कंडीशन इसमें भी वही लगाओगे, यहाँ पर ये दोनों को तो अम्लीय करोगे, इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, उभयधर्मी, और इसको क्या कर देना बेटा, क्षारीय करना है। तो ये था बेटा आप लोगों का ऑक्साइड, और इनकी आप लोगों को क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति के बारे में आपसे पूछेगा तो मैंने आप यहाँ लिख दिया। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उपधातु के क्या होते हैं बेटा, क्षारीय, उभयधर्मी, और उसके बाद धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होते हैं। ठीक है बेटा। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा वर्ग 15 के हैलाइड। अगला कौन सा टॉपिक है, वर्ग 15 के वर्ग। हाँ बेटा देखो, अब आप लोगों को वर्ग संख्या वर्ग 15 के हैलाइड। तो यहाँ सबसे पहली बात है ये लिखेंगे क्या, वर्ग 15 के तत्व EX3 व EX5 प्रकार के हैलाइड बनाता है। अब यहाँ पर यदि अपन हैलाइड की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु का हैलाइड करें तो नाइट्रोजन का NF3 बनेगा, Cl से कराओगे तो NCl3 बनेगा, Br से कराओगे तो NBr3 बनेगा, और I से कराए तो NI3 बनेगा। अब इसमें एक सवाल है, NF3 का स्थायित्व जबकि अन्य हैलाइड का स्थायित्व नहीं है, ठीक है, तो इसका कारण क्या दोगे, NF3 की जो ध्रुवणता है वो बेटा कम होती है और अन्य की ध्रुवणता अधिक होने के कारण ये विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, इसीलिए NF3 बनता है और ये सब के सब नहीं बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। सवाल है NF3 बनता है जबकि ये तीनों के तीनों नहीं बनते, कारण क्या बताओगे, NF3 की ध्रुवणता कम होती है और ध्रुवणता कम होने के कारण ये अधिक स्थायी होता है, बाकी की ध्रुवणता अधिक होती है और अधिक होने के कारण ये सब के सब हैलाइड जो है 1, 2, 3 ये सब के सब विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस के हैलाइड में जैसे PCl5 और PCl3। PCl5 की अपन बात करें तो आगे भी टॉपिक आने वाले हैं, जब फास्फोरस का अपन हैलाइड पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फास्फोरस की PCl की क्या होता है बेटा, ये तो होता है बेटा अस्थायी, क्या होगा, अस्थायी होता है, और ये वाला स्थायी। क्यों, ये टूटकर PCl3 और प्लस Cl2 बना लेता है, क्योंकि इसके अंदर दो बंध के होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये टॉपिक में बेटा आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा, इसीलिए ये टॉपिक आज की इस वीडियो में आपके ये टॉपिक है। नेक्स्ट आप अलग जो टॉपिक पढ़ोगे डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके भौतिक गुणधर्म क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों को धन्यवाद।